गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक रिजिड बॉडी के मोशन से रिलेटेड उसकी वेक्टर इक्वेशन और स्केलर इक्वेशन को ड्राइव किया था। आज हम लोग उसी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ इनर्शिया या उसके सीजी की मोशन की वेक्टर इक्वेशन और स्केलर इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ इनर्शिया बोलिए आप या इसको सीजी बोलिए। सो मैं आगे के पूरे प्रोसीजर में सेंटर ऑफ इनर्शिया को सीजी ही लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन को एज अ स्टेटमेंट यहाँ पे नोट किया है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ सकता है। तो क्या लिखा है? टू शो दैट सेंटर ऑफ इनर्शिया सीजी, सेंटर ऑफ इनर्शिया और सीजी एक ही बात है, ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इफ ऑल द मास ऑफ द बॉडी वर कलेक्टेड एट इट and as if all the external forces acting in the body were acting on it in the direction parallel to these in which they act। सो ये बोल रहे हैं कि आप ये प्रूफ करके बताइए कि किसी भी रिजिड बॉडी का अगर उसका जो मास है वो उसकी सीजी के ऊपर कलेक्टेड है, सारा मास उसकी सीजी पे कलेक्टेड हो और उसके ऊपर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स भी क्या लग रहे हैं, सीजी पर ही लग रहे हैं। सो ये बोल रहे हैं आप प्रूफ कीजिए कि उसका जो सीजी है वो क्या हो जाता है, मूव कर जाता है, मतलब सीजी भी मूव करता है। सो अब हमें सीजी जब इसका मूव करेगा तो उसकी कुछ इक्वेशन होगी मोशन की। सो बस हम लोग उस सीजी के मोशन की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। क्योंकि रिजिड बॉडी की भी दो इक्वेशन आई थी, वेक्टर और स्केलर, तो इसके सीजी के भी मोशन की दो इक्वेशन आएंगी, वेक्टर और स्केलर। सो बस हम लोग उसी को ड्राइव करते हैं। तो मैंने मान लिया कि मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मेरी एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी का ये सीजी है। सीजी की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स बार, वाई बार, जेड बार, ठीक है। और इस रिजिड बॉडी का पूरा मास कैपिटल एम इस जी पर ही कलेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्यूशन, लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया या सीजी एंड कैपिटल M बी द मास ऑफ रिजिड बॉडी। हमने मान लिया कि हमारा एक इस रिजिड बॉडी में कोई एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r और उसका मास स्मॉल m है, और इसी रिजिड बॉडी के सीजी की पोजीशन वेक्टर को मैंने आर बार से नोट कर दिया है और इस रिजिड बॉडी के मास को मैंने कैपिटल एम मान लिया है। अब आप लोग जानते हो कि भाई किसी भी रिजिड बॉडी में उसके कोऑर्डिनेट ऑफ सीजी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर बार इज इक्वल टू समेशन एम आर वेक्टर अपॉन समेशन एम। तो ये क्या होगा कि भाई हम सारी बॉडी की मास और उसकी डिस्टेंस का प्रोडक्ट करेंगे और उन सबका सम करके उसमें बॉडी के टोटल मास का डिवाइड कर देंगे। सो हमें बॉडी का सीजी पता चल जाएगा। अब आगे इसको मैं क्या करता हूँ, टी के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा। सो मैंने क्या लिखा हुआ है, d2 r बार अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, चूँकि समेशन m को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल बॉडी का मास, और टोटल बॉडी का मास हम कितना माने हैं 1 अपॉन m, तो इसको मैंने इधर लिख दिया है। अब ये समेशन m आपका ऐसे ही रहा, बट इस r वेक्टर का क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। सो ये मेरा ऐसे हो गया। अब आगे मैंने क्या किया, इस m का इधर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। सो मुझे क्या मिल गया, m d2 r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन स्मॉल m d2 r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है। सिंस जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, कि हम लोग जानते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन की जनरल वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, समेशन m d2 r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन p। ये हम लोग पीछे लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किए थे, ठीक है। अब इस इक्वेशन से समेशन m d2 r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू का यूज़ मैं इक्वेशन फर्स्ट में करूँगा। सो मैंने वही लिखा है, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। सो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, m d2 r बार अपॉन dt स्क्वायर, ये आपका ऐसे ही रहा, बट इस पूरे की जगह पे मैंने क्या रख दिया है, समेशन p वेक्टर। सो ये क्या हो गया, समेशन p वेक्टर। सो ये आपका किसी भी रिजिड बॉडी के सीजी की इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में, और ये आपका उस रिजिड बॉडी की जनरल इक्वेशन होती है, हम लोग जानते ही हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम ये मानेंगे कि किसी भी रिजिड बॉडी का मास उसकी सीजी के ऊपर कलेक्टेड है तो हम इस वेक्टर इक्वेशन को लिखेंगे, और जब उस क्वेश्चन में सीजी की बात नहीं कही जाएगी तो हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन of a particle of mass capital M placed at the center of inertia of the body and acted upon by external force summation p। सो मैंने वही बात बोली की है यहाँ पर जो अभी आपको बताया है कि ठीक है, यहाँ पे रिजिड बॉडी का सारा मास उसके सीजी पर प्लेस्ड है और फोर्स भी कहाँ पे लग रहा है, उसके सीजी पर ही लग रहा है।
सो अब हम लोग इसी सी जी के मोशन की स्केलर इक्वेशन को भी ड्राइव कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि लेट आर बार बी द डिफाइन एज, मैंने मान लिया कि जो आर बार क्या है सी जी का पोजीशन वेक्टर वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, आर बार इज इक्वल टू एक्स बार आई कैप, वाई बार जे कैप और जेड बार के कैप। अब इसको क्या करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये इक्वेशन मिल जाएगी। और जो इस रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स पी लग रहा है उसको भी मैंने मान लिया कि वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि भाई पी वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई कैप, कैपिटल वाई जे कैप, कैपिटल जेड के कैप। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोग उस इक्वेशन में रखेंगे जो भी हमने ड्राइव की है, ये वाली इक्वेशन। सो मैंने वही लिखा हुआ है, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी कैट, यानी कि हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ का यूज इक्वेशन 3 में कर रहे हैं। सो एम आपका ऐसे ही रहा, ये आपका डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू है, ये आपका पी वेक्टर की वैल्यू है। सो अगर इधर आई का कोफिशिएंट देखें तो क्या है, एम डी टू एक्स बार अपॉन डी टी स्क्वायर, और इधर कितना है कैपिटल एक्स। सो फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गई। इसी तरीके से जब जे का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, और इसी तरीके से जब के का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये 3 स्केलर इक्वेशन ऑफ मोशन है किसी भी रिजिड बॉडी की, और ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है।